हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दृश्य आयस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना जियोग्राफी की क्लास, जिसमें हमने भारत का भूगोल देख रहे थे। भारत के भूगोल में हमने क्या पढ़ा था? भौतिक जो विभाजन था भारत का, हम भौतिक प्रदेश को देख रहे थे। भौतिक प्रदेशों में हमने भारत के जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है उसको डिवाइड किया था पांच पार्टों में। कौन कौन से थे वो 5 पार्ट? तो वो थे भारत का जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो हम आज अपना जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय रेंज या उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश। अगर हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो देखिए, भारत जो है उत्तर का प्रदेश, ये जो पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पश्चिम में, ठीक है, सिंध नदी घाटी जो है या सिंधु घाट से पूर्व तक नामचा बरवा तक, ठीक है, विस्तारित है। अगर हम पर्वत में देखें तो नंगा पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक विस्तारित है। नामचा बरवा के बाद से अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, ये दक्षिण की तरफ एक मोड़ होता है, जो तीव्र मोड़ होता है, वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और वहां जो हमारे देश, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ये यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आने के बाद यहाँ क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ये ब्रह्मपुत्र गार्ज या दिहांग गार्ज के बाद से एक अक्ष संघीय मोड़ के साथ दक्षिण में मुड़ जाती है। और यह हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य है भारत के, उसमें क्या कहलाती है, ये जो खंडित रूप में पाई जाती है पर्वत श्रेणियां या पहाड़ियां, इनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अगर हम पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे तो हम पश्चिम से लेकर जो है जम्मू कश्मीर या यहाँ से काराकोरम से लेकर ट्रांस हिमालय से लेकर हम पूर्वांचल की पहाड़ियों तक देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हमारा होगा, हम यहाँ से देखेंगे हिमालय को, पश्चिमी हिमालय की तरफ से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी जो लंबाई पूर्व पश्चिम की है, तो पूर्व पश्चिमी इसकी पर्वत जो है हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, 2400 किलोमीटर तक है। अब हम बात करें तो इसमें जो है आएंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हमारे ट्रांस हिमालय में आ जाते हैं। इसके बाद में हमारा महान हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी है उसे हम लघु या मध्य हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय। उसके बाद में जो आएगा उसके दक्षिण, लघु हिमालय के दक्षिण में जो आता है उसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी। तो हमारे जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें 3 श्रेणी आती है। कौन कौन सी? महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। लेकिन जब हम इसमें काराकोरम, जास्कर और लद्दाख श्रेणी को मिला लेते हैं, संपूर्ण जो कहलाते हैं, या जो हिमालय ट्रांस हिमालय कहलाती है, हिमालय लद्दाख का हिमालय काराकोरम श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो हिमालय काराकोरम श्रेणी जो है इन संपूर्ण जब सभी श्रेणियों को मिला लेते हैं तो ये कहलाती है। अब हम इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हिमालय को अगर डिवाइड करें, कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो हिमालय को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे? उसमें हमारा पहला होगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में पढ़ेंगे हम महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, महान हिमालय के बाद में पढ़ेंगे हम लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय के बाद में आएंगे हमारे शिवालिक श्रेणियां। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों को। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय के कई पार्ट हैं। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितने जो हमारी श्रेणियां आती है उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। तो अगर हम काराकोरम श्रेणी का देखें तो इसका जो विस्तार है काराकोरम श्रेणी का, ये आप देख सकते हैं, जो काराकोरम श्रेणी ऊपर है, इसका विस्तार कहां से, पश्चिम में ये पामीर की ग्रंथि, ठीक है, पामीर की ग्रंथि से लद्दाख तक, पूर्व में लद्दाख तक विस्तारित है। और इसकी जो लंबाई है 600 किलोमीटर की है, ठीक है, पामीर ग्रंथि से लद्दाख तक पूर्व पश्चिम लंबाई 600 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी चोटियों की, तो इसकी चोटियों की हम बात करें तो इसकी चोटी जो है लगा, या इसकी जो औसत ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी जो 5500 मीटर से अधिक बनी ही रहती है हमेशा, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर हम देखें हैं काराकोरम की, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो K2, ये जो दिख रहा है K2 को हम और क्या कहते हैं, K2 को गार्बिन आस्टिन में कहते हैं। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 8611 मीटर के आसपास है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। ये सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी की। अगर काराकोरम श्रेणी की हम और चोटियों की बात करें तो इसमें जो है गासेर बूम, ब्रॉड पीक, ये सब आ जाएंगे।
अगर काराकोरम श्रेणी को हम देखें तो यह जो विश्व के काराकोरम श्रेणी में विश्व के कई सारे जो है बृहद पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं, यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर होते क्या है, तो ग्लेशियर जो है बर्फ के पुंज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो गुरुत्व के अधीन जो है चल गति करते रहते हैं या खिसकते रहते हैं, जिनसे वहां पर उनके पिघलने से नदियों को जल प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें काराकोरम श्रेणी की जो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो सबसे लंबा ग्लेशियर जो काराकोरम श्रेणी में है वह कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर जो है भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद बना रहता है, ठीक है। यह पहले विवाद बना हुआ था, जिसके लिए हमारे यहाँ से जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे पाकिस्तान के अधीन से जो है पाकिस्तान से उसके अधिग्रहण से बाहर लाया गया था, ठीक है, भारत के अंतर्गत लाया गया था। अब इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है वह सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। अगर हम विश्व के सबसे लंबे ग्लेशियर की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है हमारे अंटार्कटिक, ठीक है, और इधर अंटार्कटिका, अगर उसको छोड़ दें तो उसके बाहर जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनमें सबसे लंबा ग्लेशियर जो हमारा है वह तजाकिस्तान में वाला है। ताजिकिस्तान में कौन सा ग्लेशियर है, फैंडसेको, ठीक है, फैंडसेको ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर। उसके बाद में जो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे लंबा ग्लेशियर, दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है फैंडसेको के बाद में। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे लंबे ग्लेशियर की बात करें तो वह अंटार्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, अंटार्कटिक क्षेत्र में लैम्पर्ट ग्लेशियर है। लैम्पर्ट ग्लेशियर जो है वह विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके बाद हम बात किए सियाचिन ग्लेशियर के अतिरिक्त जो ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में, उनमें हिस्पर आ जाएगा, बात्रा आ जाएगा, ठीक है, बाल्डोरो आ जाएंगे। ये सारे ग्लेशियर जो हैं काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें काराकोरम श्रेणी के, तो यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है तो इसके पिघलने से जो नुब्रा नदी है, जो यहाँ पर नुब्रा नदी बहती है, इस नुब्रा नदी को जल प्राप्त होता है। नुब्रा नदी जो है श्योक नदी की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। तो अंततः जो है कह सकते हैं कि इसके पिघलने से जो है सिंध नदी को भी जल प्राप्त होता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा है यह भू राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा विवादित रहता है। उधर चीन को देख लें अगर तो सारे क्षेत्र जो ये बहुत ही भू राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर का। और इसके बाद में जो हमें पढ़ना होता है, इसको अगर हम देखें इसमें जो दर्रे पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में, तो काराकोरम श्रेणी में कुछ दर्रे पाए जाते हैं जैसे हिस्पार, मुस्ताक, आखिल, ये सारे दर्रे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। काराकोरम श्रेणी जो है इसके बाद ये जो ट्रांस हिमालय जो ये है जिसमें हमने देखा काराकोरम के बाद में इसे हमें जो इसमें देखना है वह कौन सा है। अगर हम काराकोरम के दक्षिण में देखें, काराकोरम को जैसे हमने देखा उसके दक्षिण में ये जो श्रेणी आ रही है ये वाली, ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी, ठीक, ये काराकोरम थी, K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। इसके बाद में आएगा हमारा लद्दाख श्रेणी। अगर हम लद्दाख श्रेणी की बात करें तो यह श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है, ठीक है। ये कहाँ है, ये काराकोरम है। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी सब श्रेणी आएगी, लद्दाख श्रेणी आएगी, ठीक है। ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी आपको वो राकापोसी है जो यहाँ पर है, ठीक है। 7,788 मीटर की इसकी ऊंचाई है राकापोसी की, ठीक। जो श्योक नदी है, ये जो श्योक नदी बहती है, इस श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती है। अगर हम यहाँ पर देखें ये काराकोरम श्रेणी है और ये लद्दाख श्रेणी है, इसके बीच से ये जो नदी बहती हुई जा रही है ये कौन सी नदी है, यह श्योक नदी है, ठीक है। जबकि लद्दाख श्रेणी श्योक नदी और सिंध नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगर हम देखें ये जा रही है श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। इसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख और काराकोरम के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, श्योक। और अगर हम देखें श्योक लद्दाख श्रेणी
श्योक और सिंध नदियों के मध्य स्थित है। और ये जो लद्दाख श्रेणी है ये श्योक बहकर, अगर ये श्योक नदी प्रवाहित हो रही है और ये सिंध नदी, तो लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी श्योक और सिंध नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक, लद्दाख का लेह क्षेत्र सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये सिंध नदी जो बहती जा रही है ये लद्दाख श्रेणी है, यहाँ जो इसका लेह क्षेत्र है जो यहाँ पर स्थित है वह सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगर नदी के हम तट की बात करें कि तट दायां बायां कैसे निर्धारित होता है, तो जिस दिशा में नदी प्रवाहित होती है उसी दिशा में अगर हम अपना जो है उसी दिशा में हम मुँह करके खड़े हो जाए या देखें तो हमारा जो दाहिना होगा वही उसका नदी का जो है दाहिना क्षेत्र तट होता है, जो बायां होगा बायां तट होता है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह क्षेत्र स्थित है लद्दाख का। अगर हम इसके बाद देखें लद्दाख श्रेणी, तो यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में तिब्बत से मुश्ताक तक विस्तारित है। ठीक है, तिब्बत से लेकर मुश्ताक तक 1000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हमने देख ली है, राकापोसी है। उसके बाद में अगर हम बात करें लद्दाख की जो श्रेणी है ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये जो कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत में स्थित है, तो यह जो लद्दाख श्रेणी है लद्दाख श्रेणी का ही जो तिब्बत में विस्तार है उसी को हम क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो कैलाश श्रेणी क्या है? लद्दाख का तिब्बत में विस्तार है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी को देखें, ये कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट कैलाश। ठीक है, माउंट कैलाश क्या है? माउंट कैलाश कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, माउंट कैलाश क्या है? कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कैलाश श्रेणी जो है लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तार है। अगर हम बात करें कैलाश श्रेणी तो इसके समीप जो है मानसरोवर पाया जाता है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर जहाँ भारत के जो है यात्री जो है यात्रा करते हैं, जो धार्मिक लोग जाते हैं वहां पर। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो यह वहीं पर यहीं पर जाते हैं सब लोग। ठीक, यहाँ पर मानसरोवर झील स्थित है। इसके समीप मानसरोवर झील स्थित है। कैलाश श्रेणी के दक्षिण में इंडो सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक जो आपको दिख रही है सांगपो जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और एक यहीं से जा रही है ये सिंध नदी। ठीक है, तो यह जो है ये क्षेत्र जो है कैलाश श्रेणी के पास में ये इंडोस या इंडस सांगपो सचर जोन कहलाता है ये क्षेत्र। ठीक है, जो इंडस सांगपो सचर जोन है इसके पश्चिम, यहीं से इसके पश्चिम में सिंधु नदी निकल जाती है या निकलती है यहीं से, और इसके पूर्व में यहाँ से सांगपो नदी निकलती है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है एक पठार भी स्थित है। ठीक है, कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी के पास में लद्दाख का पठार स्थित है जो कि शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा पर्वतों के बीच में स्थित है। अब पर्वतों के बीच में अगर कोई स्थित है पठार तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार। ठीक है, तो लद्दाख पठार जो है वह एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है और वह क्या है? अंतः पर्वतीय पठार है। यहाँ जो है परिस्थितियां क्या है? हिमालय में स्थित है तो यहाँ की परिस्थितियां क्या होंगी? यहाँ की परिस्थितियां शुष्क होंगी। ठीक है, लद्दाख पठार के जो अक्साई चीन क्षेत्र है, लद्दाख पठार का कौन सा क्षेत्र? अक्साई चीन। यहाँ पर जो हम अगर देखें जो चीन के अंतर्गत आता है क्षेत्र अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच में क्या है? विवाद बना रहता है। ठीक, लद्दाख पठार हमने देखा। ठीक, विवाद बना। लद्दाख श्रेणी में कुछ जो है दर्रे स्थित है, जैसे हमने अभी काराकोरम पढ़ा तो हमने काराकोरम का दर्रा देखा। ठीक, ऐसे ही लद्दाख श्रेणी में भी जो है दर्रे पाए जाते हैं। अगर हम देखें लद्दाख श्रेणी में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक दर्रा है खारदुंगला। ठीक, खारदुंगला दर्रा है। अब खारदुंगला दर्रा जो है यह दर्रा
क्या करता है, लेह के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, लेह के उत्तर में। लेह के उत्तर में स्थित है। और यह जो दर्रा है, यह नुब्रा घाटी, जो नदी है नुब्रा नदी, तो यह नुब्रा घाटी का क्या कहलाता है, प्रवेश द्वार माना जाता है। यह सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में रसद आपूर्ति, खारदुंग जो दर्रा है, यह हमारे जो सैनिक रहते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में है सैनिक, उनके लिए जो रसद पहुंचाने का जो है सबसे उत्तम मार्ग है या सबसे आसान मार्ग है, ठीक है। उसके लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रसद आपूर्ति के लिए ये दर्रा। इसके बाद में खारदुंगला दर्रा के बाद में अगर हम देखें तो जो दर्रा आता है वह आता है चांगला दर्रा, ठीक है। चांगला दर्रा क्या है, यह पैगांगो जो झील थी, पैगांगो, ये झील के मार्ग पर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जो है मोटर बेल दर्रा है। कौन सा दर्रा, अगर हम देखें चांगला दर्रा
ये एक चोटी धौलागिरी के पास पूर्व में आएंगे तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के इसमें आएंगे और आगे आएंगे अन्नपूर्णा से पूर्व में, तो अन्नपूर्णा के पूर्व में हमें जो मिलेगा मकालू मिलेगा। मकालू के बाद में यहाँ पर हमें दिखाई देगा गौरी शंकर श्रेणी। गौरी शंकर श्रेणी के बाद में हमें क्या दिखाई देगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में और पूर्व में आएंगे हम कंचनजंगा मिल जाएगा सिक्किम में। तो ये जो है ये इनका पश्चिम से पूर्व में क्रम है। नंदा देवी, सबसे पहले नंगा पर्वत, कामेर, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ठीक है, गौरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू और कंचनजंगा। ठीक है, ये जो है श्रेणियां हैं या चोटियां हैं जो पश्चिम से पूर्व में स्थित है महान हिमालय पर। इसके बाद हम बात करें भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की अगर हम बात करें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये जो कंचनजंगा है यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को अगर देखेंगे तो कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट। ये जो कंचनजंगा है ये स्थित तो भारत के सिक्किम में, लेकिन इसका विस्तार जो है नेपाल तक है। ठीक है, नेपाल में भी इसका विस्तार पाया जाता है। महान हिमालय में निम्नलिखित प्रमुख दर्रे अवस्थित है। अगर हम दर्रों की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आएगा जोजिला। ठीक है, पहला दर्रा देखें हम महान हिमालय का, जोजिला। जोजिला जो है, जोजिला दर्रा क्या करता है, यह श्रीनगर जो हमारा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर क्षेत्र से लेह के लिए, ये श्रीनगर है और श्रीनगर से लेह के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा के बाद में जो हमारा अगला दर्रा महान हिमालय में आएगा, बुर्जिल दर्रा आता है। अगर हम बुर्जिल दर्रा को देखें या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, किसको, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो गिलगित है उससे जोड़ता है। ठीक, या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो कश्मीर है उसको, कश्मीर को क्या करता है, कश्मीर को मध्य एशिया का मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद में हम अगर देखें हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों दर्रे कहाँ के हैं, ये दोनों दर्रे हमारे जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, JNK। इसके बाद में जो हमारा आएगा, हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो इसमें जो पहला दर्रा हमारा आएगा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, सिपकीला, ठीक है, बारालाचा दर्रा जो हमारा है, यह बारालाचा दर्रा केलांग घाटी, ठीक है, बारालाचा दर्रा क्या करता है, केलांग घाटी से होते हुए लेह के लिए मार्ग प्रदान करता है। अगर हम देखें केलांग घाटी से लेह के लिए, ठीक, लेह के लिए मार्ग प्रदान करता है। और सिपकीला दर्रा जो है, सिपकीला दर्रा से सतलज नदी जो है, जो हमारा सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रे से सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अगर देखें तो यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रे का संबंध इंडो तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग से भी है। अब उत्तराखंड में देखें हम, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाएंगे,
उत्तराखंड में महान हिमालय श्रेणी में स्थित जो दर्रे हैं, उस दर्रे में सबसे पहले जो हमारा आएगा थांगला, मानाला या थांगला या माना, नीति, ठीक है। और चौथा अगर हम देखें तो लिपुलेख। ये 4 दर्रे जो हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। लिपुलेख दर्रा जो हमारा ये है, यह जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख क्या करता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और इसी तरह से जब हमारे यहाँ से जो यात्री जाते हैं, जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं, मानसरोवर की यात्रा का जो मार्ग है या जो मानसरोवर जाते हैं वहाँ लिपुलेख दर्रे से होकर ही जाते हैं, ठीक है। मानसरोवर के लिए रास्ता जो है मार्ग उपलब्ध कराता है। इसे मानसरोवर का, क्योंकि मानसरोवर इसी से जाते हैं तो इसे मानसरोवर का द्वार भी कहते हैं। किसको? जो हमारा लिपुलेख दर्रा है, इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। सिक्किम में जो प्रमुख दर्रे स्थित है, सिक्किम में हमारा आ जाएगा नाथुला। सिक्किम में स्थित अगर दर्रे की बात करें तो सिक्किम में पहला है नाथुला, नाथुला के बाद में हमारा आएगा जेलेपला, नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम के गंगटोक से, नाथुला दर्रा क्या करता है? नाथुला दर्रा सिक्किम के गंगटोक को जो है तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम के गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है तथा प्राचीन जो रेशम मार्ग था वह रेशम मार्ग का हिस्सा भी था यार। जबकि जो जेलेपला है, जेलेपला सिक्किम से चलता है। सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का जो कालिंपोंग क्षेत्र है वहां से होते हुए, चुंबी घाटी से होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जेलेपला सिक्किम से पश्चिम बंगाल से होता हुआ तिब्बत को जोड़ता है, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह महान हिमालय में नेपाल में स्थित है, ठीक है। जो अभी हमने देखा था ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी वह कहाँ स्थित है? महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। ऐसे जो है चोमोलुंगमा कहा जाता है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है इसको चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने कौन सा देखा? ये जो हमारा था हमने देखा महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के अगर दक्षिण में आएंगे तो महान हिमालय के दक्षिण में हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है हिमालय की, वह कौन सी श्रेणी है? लेसर या मध्य हिमालय, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय। ये आप लोग जो है दर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, ठीक है। अगर हम पीटी के हिसाब से देखें या वनडे एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये दर्रे जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन दर्रों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारा जो आएगा, अगर हम हिमालय देखें, ये जो महान हिमालय देखें, महान हिमालय के दक्षिण में हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये श्रेणी है इसे जो मध्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये जो मध्य हिमालय है, लग या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3500 मीटर से 4500 मीटर तक है, ठीक है। देखिए अगर इस श्रेणी में इस श्रेणी के कई सारे स्थानीय नाम है। आप देख सकते हैं नदियां जो है इनको कई जगहों से काट भी चुकी हैं, तो यह जो है समानांतर रूप में मतलब कंटिन्यूटी से नहीं पाई जाती है। अगर हम देखें इसके अन्य नामों को तो जो पीर पंजाब, इसे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाब कहा जाता है। उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में इसको जो स्थानीय नाम से नाग टिब्बा या मसूरी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहते हैं, इसको डोकमा कहते हैं सिक्किम में, और ब्लैक माउंटेन कहते हैं भूटान में। ये जो है लघु हिमालय के कुछ स्थानीय नाम हैं। अगर हम बात करें महान हिमालय तथा मध्य हिमालय का जो है, इसके बीच में कई महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती हैं। जो हमारा ये
महान हिमालय है और जो मध्य हिमालय है, इनके बीच में कई सारी घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें कश्मीर घाटी जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण घाटी है। ठीक है, जो महान हिमालय या जास्कर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। जो हमारी कश्मीर घाटी है कहाँ स्थित है? महान हिमालय के जास्कर और पीर पंजाल, लघु हिमालय का पीर पंजाल, इन दोनों श्रेणी के मध्य में स्थित है। यहाँ जो करेवा संरचना पाई जाती है, करेवा संरचना क्या होती है? करेवा संरचना जैसे जब 33 सागरिया, वहां पर जो सागरीय क्षेत्र था उसका जब जो स्थल रूप में परिवर्तन हुआ या वहां पर जो प्रेशर पड़ा, ठीक है, उससे जो वहां पर जो क्षेत्र निर्मित हुआ, करेवा क्षेत्र निर्मित हुआ, करेवा झील की वजह से। ठीक है, करेवा झील थी, उस झील के स्थल रूप में परिवर्तन होने से वहां करेवा क्षेत्र का निर्माण हुआ। कुल्लू तथा मनाली घाटियां, ठीक है, और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। कुल्लू मनाली घाटियां जो है महान हिमालय के मध्य में स्थित हैं, जबकि शिमला धौलाधर पर स्थित है। हमारी जो शिमला है, जो हिल स्टेशन है, जो कि मध्य में जो लघु या मध्य हिमालय है हमारा, यह अपने हिल स्टेशन के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह उन्हीं की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला, ये सब क्या है? हिल स्टेशन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर इससे जो है यहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब हम बात करें कि शिमला धौलाधर पर स्थित काठमांडू घाटी महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित। नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी भी कहते हैं, तो वहाँ जो है महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के मध्य में स्थित है काठमांडू घाटी। तो ये सारी महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित हैं। मध्य हिमालय में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं इन क्षेत्र में, जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, ये इन्हें मर्ग कहा जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, जम्मू कश्मीर में। अगर हम उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हें कहते हैं पयार। ठीक है, पयार कहा जाता है। यहाँ पर जो खानाबदोश पशुचारक जनजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, जो ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास हम जानते हैं कि ये जब है, जैसे यहाँ पर जो पाए जाते गुज्जर, बकरवाल, ये सब जनजातियां जो पाई जाती हैं या ऋतु प्रवास करती हैं जब पर्वतीय शीत ऋतु में, जब पर्वतीय ढालों पर बर्फ जम जाती है। ठीक है, जब पर्वतीय बर्फ जम जाती है तब यह क्या करते हैं? मैदानी भागों में आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही बर्फ हटती है वहाँ पर जो है चारा उपलब्ध होता है जानवरों के लिए, इनके पशुओं के लिए, ये क्या करते हैं? फिर अपना पर्वतों के ऊपर या पहाड़ों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस ये जो माइग्रेशन या प्रवास, इसे क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं, क्योंकि यह ऋतुओं के आधार पर इनका जो है माइग्रेशन होता रहता है। शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला आदि पर्यटन स्थल जो है इसी मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। मध्य हिमालय के बाद में अगर हम देखें तो मध्य हिमालय के बाद में जो हमारी ये श्रेणी मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद में जो सब हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? वो जिसे हम शिवालिक कहते हैं। ठीक है, अब शिवालिक को अगर देखें तो हिमालय श्रेणियों की दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाद में इसी का निर्माण हुआ है, हिमालय के सबसे दक्षिण में पाई जाती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि आज जहाँ शिवालिक श्रेणी, मतलब अगर हम देखें तो जो जहाँ शिवालिक श्रेणी है, इस शिवालिक श्रेणी का यहाँ पर इंडो ब्रह्म नदी थी। ठीक है, जहाँ आज शिवालिक श्रेणी है वहां पर क्या है? ऐसा मानते हैं विद्वान लोग कि प्राचीन में जो है यहाँ पर इंडो ब्रह्म नदी का विस्तार था। विवर्तनिक गतिविधियों में यहाँ शिवालिक अस्तित्व में आया। ठीक है, तो वैसे देखें तो हम जो पूरा हिमालय जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर या उसी के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है कि हिमालय का विकास कैसे हुआ। तो हिमालय का विकास जो है पर्वत प्लेट विवर्तनिक क्रिया के अंतर्गत ही हुआ है। जैसा हम देखें अपने जो हमारी प्लेट है भारतीय प्लेट, अगर भारतीय प्लेट को देखें तो जो भारतीय प्लेट में सिर्फ दक्षिण के पठारी जो क्षेत्र है, ठीक है, वही भारतीय प्लेट है। बाकी तो ये उत्तरी जो है यूरोप का हिस्सा है, यूरेशिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है शिवालिक का अस्तित्व में आया विवर्तनिक गतिविधियों के कारण। शिवालिक एक गुंबदाकार पर्वतीय संरचना के रूप में पाई जाती है। ठीक है, गुंबदीयकार संरचना है यहाँ पर पाई जाती है शिवालिक में। अगर हम बात करें शिवालिक श्रेणी का, तो प्रारंभ में पाकिस्तान के पंजाब के पोतवार क्षेत्र में के दक्षिण से होता है। ठीक है, इसका जो विकास है यहाँ अगर हम देखें तो यह जो पाकिस्तान का पोतवार क्षेत्र है, यहाँ से इसका विस्तार है
तथा यह पूर्व में, अगर हम पूर्व में आते हैं तो देखें तीस्ता नदी, ठीक, तीस्ता और राबडाक नदियों तक निरंतरता में पाई जाती है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से पाकिस्तान के पोतवार क्षेत्र से तीस्ता नदी निरंतरता में पाई जाती है, मतलब कंटिन्यूटी से पाई जाती है। उसके बाद क्या है, नदियां जो है इसे बहुत ज्यादा जगहों से काट दी है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद यह मध्य हिमालय में जो है, मध्य हिमालय में मिल जाती है। कॉन्टिनेंट में कहाँ तक पाई जाती है, पाकिस्तान। यहाँ से जब ये पश्चिम में शुरू होती है तो तीस्ता नदी तक तो लगातार पाई जाएगी या निरंतरता में पाई जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ महान हिमालय में मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आकर ये महान हिमालय में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश तक यह पाई तो जाती है, लेकिन किस रूप में पाई जाती है, जैसे हमने पहले बात की कि यह किस रूप में पाई जाएंगी, तो पहाड़ियों के रूप में पाई जाएंगी, क्योंकि नदियां इन्हें बहुत जगहों से जो है काट देती हैं। तो किसमें पाएंगे, पहाड़ी के रूप में पाई जाएंगी, जिसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई, तो इस शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 मीटर के आसपास है, ठीक है। 600 मीटर से 1500 मीटर तक इनकी जो ऊंचाई पाई जाती है। अब विभिन्न स्थानीय नामों से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अगर इन्हें हम देखें कि इन्हें किन किन स्थानीय नामों से जाना, तो जम्मू कश्मीर में इन्हें जम्मू पहाड़ी कहा जाता है, इन्हें दुधवा पहाड़ी कहा जाता है उत्तराखंड में, और चुड़िया मुड़िया कहा जाता है नेपाल में। नेपाल में नहीं, चुड़िया मुड़िया की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में कहलाती हैं, इन नामों से जानी जाती हैं। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली जो घाटियाँ हैं उन्हें पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं। ये जो शिवालिक और मध्य हिमालय है, इन दोनों के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, इस श्रेणी और मतलब मध्य हिमालय और इस शिवालिक श्रेणी के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें पश्चिम में, इस साइड में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है। जबकि पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं। द्वार का अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो निहंग द्वार है, ठीक है। तो दून में देहरादून, निहंग द्वार, ठीक। ये दून घाटियां चावल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक। हाँ, अगर हम अब देखें तो ये जो हम इसको जो अभी तक हम पढ़े हैं, यहाँ होगा हिमालय, ठीक है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा और हिमालय की तीनों श्रेणियां पढ़ी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अगर इसके बाद में देखें तो हमारा हिमालय लगभग पश्चिमी, इसको हम संपूर्ण से क्या कहते हैं, पश्चिमी हिमालय कहते हैं, पश्चिमी। अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो पूर्व की पहाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, जिन्हें हम पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। अब हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखें अगर, तो जो हमारे इधर भारत के 7 स्टेट हैं, ठीक है, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनमें जो स्थित है पहाड़ियाँ या हिमालय का जो विखंडित रूप इसमें पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। नामचा बरवा के उपरांत जो हिमालय है, इसको हमने देखा दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो ये कई सारी जो पहाड़ी उत्तर पूर्व राज्यों में विस्तृत पर्वतीय भाग पूर्वी पहाड़ियों या पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो हम देखें अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पूर्वी प्रदेश में फैली हुई है। पटकाई भूमि श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम देखें इसको शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप ये देख सकते हैं पटकाई भूमि, ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रही है पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स नागालैंड में है। गारो खासी जयंतिया को देखें तो मेघालय में है, ठीक। मेघालय में कौन सी है, गारो खासी जयंतिया, इस पर जनजातियां भी पाई जाती हैं पहाड़ियों पर, गारो खासी जयंतिया ही। अगर हम देखें तो नागालैंड में जो स्थित है पहाड़ियां, जिसे नागा श्रेणी कहते हैं, जिसे नागा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती है। नागा पहाड़ियां नागालैंड और म्यांमार की सीमा बनाती हैं तथा जल विभाजक का कार्य भी करती हैं। अगर हम देखें इस नागा हिल्स को, तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है नागा हिल्स की, तो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। जो नागालैंड है, मतलब नागालैंड और नेपाल या भारत और नेपाल के बंद ये सीमा बनाती है और जल विभाजक का कार्य भी करती है। जल विभाजक हम कहते हैं दो जो जल होते हैं उनको दो भागों में बांटने वाला जो क्षेत्र होता है, उच्च क्षेत्र, उसे जल विभाजक कहते हैं। तो यार यहाँ पर जो नागा हिल्स है जल विभाजक का कार्य भी करती है। पहाड़ियों के दक्षिण में अगर हम देखें, जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी के दक्षिण में अगर हम आए
तो नागा पहाड़ी के दक्षिण में हमें मिलेंगी कोहिमा की पहाड़ियाँ, ठीक है, या कोहिमा हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जाहिमा हिल्स है। ठीक, कोहिमा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जाहिमा हिल। कोहिमा पहाड़ियों के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगर हम मणिपुर राज्य में आएंगे तो हमें मणिपुर की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, और मणिपुर पहाड़ी जो है, मणिपुर में ही एक झील पाई जाती है, लोकतक झील। कौन सी झील? लोकतक झील। और लोकतक झील जो है, जो उत्तर पूर्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व के राज्य में लोकतक झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकतक झील पर विश्व का एक लौता जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। राष्ट्रीय पार्क को क्या कहते हैं? केवुल लामजाओ। ठीक, जो मणिपुर के लोकतक झील है, लोकतक झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क? केवुल लामजाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, कई बार जो है कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इस राष्ट्रीय पार्क में विशेष प्रकार की वनस्पति, ठीक है, फूंडिस पाई जाती है, जो जलीय सतह पर तैरती रहती है। ठीक, इस राष्ट्रीय पार्क में जो अगर हम बात करें जो जानवर पाया जाता है तो संगाई पाया जाता है। ठीक है, संगाई या मृग होता है, एक तरह का मृग की एक प्रजाति है संगाई या यामिन मृग, जिसे नृत्य करता हुआ मृग कहा जाता है। जो यहाँ पर मृग भी पाया जाता है या जो मृग की प्रजाति पाई जाती है संगाई, इसे नृत्य करता हुआ मृग कहा जाता है। इसके बाद हम देखें, अगर हम मिजोरम में आएंगे तो मिजोरम में जब हम आएंगे तो मिजोरम में हमें मिलेंगी मिजो की पहाड़ियाँ। ठीक, मिजो की पहाड़ियाँ जो हैं, मिजो पहाड़ियों को इसको लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो मिजोरम में जो पहाड़ी पाई जाती है मिजो पहाड़ी, या उसे लुसाई पहाड़ी कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें नाम से भी जानते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ब्लू माउंटेन है। अगर हम देखें मिजो पहाड़ी की, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी कहते हैं इसे। ब्लू माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। इसके बाद हम देखें अगर रेशम मेघालय पठार के अंतर्गत आए तो जो हमारे यहाँ पर गारो खासी जयंतिया है ये, ठीक, मेघालय पठार में कौन से पाए जाएंगे? गारो खासी जयंतिया ये पाई जाती है पहाड़ियाँ, और इन्हीं के अंतर्गत जो गारो खासी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। रेगमा एवं मिकिर की पहाड़ियाँ शामिल है इन्हीं में, पूर्वांचल की पहाड़ियों में ही। ठीक, ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। रेगमा एवं मिकिर की पहाड़ियाँ जो हैं या यही शामिल तो हैं मेघालय में, लेकिन यह पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। इनका निर्माण जो है पूर्वांचल की पहाड़ियों के पहले ही हो गया था। ये जो हमारे यहाँ जो रेगमा, ठीक, मिकिर की जो पहाड़ियाँ हैं इनका निर्माण कब हो गया था? पूर्वांचल की पहाड़ियों के निर्माण से पहले ही इनका निर्माण हो गया था। तो यह इस पूर्वांचल का पहाड़ियों का हिस्सा नहीं, लेकिन ये स्थित कहाँ है? स्थित है पूर्वोत्तर राज्य में ही। ठीक, मेघालय के पठार में ही। और इनका जो है ये लगभग ये किनके साथ इनका निर्माण अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि इनका निर्माण जो है पठारों के साथ, प्रायद्वीपीय पठार के साथ ही हुआ है। तो यह मेघालय जो है पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा ना होकर यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार को जो है शिलांग का पठार भी कहते हैं, क्योंकि मेघालय पठार को क्या कहते हैं? शिलांग का पठार भी कहते हैं। और यह जो है वर्तमान में राजमहल गारो गैप, जो हिमालय है, ये मेघालय है। मेघालय क्या है? राजमहल गारो गैप द्वारा, या जिसे हम मालदा गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार को जो है पृथक करता है, पृथक हो जाता है। ये भाग किसका है? निर्माण अगर देखें इसका हम मेघालय के पठार का, तो किसके साथ में हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार के साथ में। लेकिन यह जो है वर्तमान में राजमहल गारो गैप या मालदा गैप द्वारा पृथक कर दिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार से।
इसके बाद हमें जो देखना था, ये हमारा क्या होगा, हिमालय का डिवीजन होगा। मतलब हमने जिसने जो भी हिमालय के बारे में देखा था कि हमें पढ़ना है, उसमें हमने क्या देखा था, यही 4 देखे थे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या लेसर हिमालय और शिवालिक श्रेणी, और पूर्वोत्तर में जो हिमालय का जो पूर्वोत्तर की या पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं उनको देखना था। इसके बाद में हम देखें तो हमने हिमालय का डिवीजन जब किया था शुरू में, तो हमने अक्षांशीय देशांतरीय आधार पर किया था, ठीक है, या देशांतरीय आधार पर जब किया था क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है, जिनमें हमने क्षेत्रीय आधार पर क्या डिवीजन किया था, पंजाब हिमालय देखे थे, ठीक, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। अगर हम इन हिमालय की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आएगा, अगर हम देखें तो पंजाब हिमालय आएगा। इसको हम जरा बोर्ड पर समझें। देखिए, अगर हम इसको मान लें कि ये जो है हिमालय का क्षेत्र है, ठीक, तो हिमालय में जो इंडस नदी आती है, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है, इंडस के इधर सतलज के बाद में एक नदी आएगी हमारी काली, तीस्ता, और ये हमारा दिहांग राज्य, जहां से दिहांग नदी है, ठीक है। तो अगर हम देखें, इसको हम मान लें जो है पश्चिमी पार्ट है, ठीक है, पश्चिम, इधर पूर्व। और इसको अगर हम डिवीजन करें अक्षांशीय आधार पर और देशांतरीय आधार पर या प्रादेशिक आधार पर, तो ये जो इंडस और सतलज, यानी कि जो हमारी सिंध और सतलज नदियां हैं, सिंध और सतलज नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को और क्या कहते हैं, सिंध हिमालय भी, इसलिए पंजाब हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंध और सतलज नदियों के मध्य जो 560 किलोमीटर, इनकी अगर हम वो देखें, ठीक है, ये जो क्षेत्र है पंजाब हिमालय का 560 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विस्तारित है। यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। अगर हम प्रादेशिक विभाजन जब देखते हैं हिमालय का, तो पंजाब हिमालय जो है हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है, ठीक, 560 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है, सिंध और सतलज नदियों के मध्य। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो हमारा आता है दूसरा, इसको हम कहते हैं क्या है, ये पंजाब हिमालय। सिंध और सतलज नदी के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। इसके बाद हमारा आएगा ये जो होगा कुमायूं हिमालय, ठीक, सतलज और काली नदी के बीच में मध्य में स्थित कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के देखो सतलज और काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। ये इनकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यह हिमालय से गंगा तथा यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। किस हिमालय से? कुमायूं हिमालय से ही गंगा और यमुना जैसी नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद हमारा जो आएगा तीसरा जो हम तीसरा देखेंगे तो काली नदी से तीस्ता नदी जो हमारी है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का जितने जो क्षेत्र स्थित है उसे हम नेपाल हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, नेपाल हिमालय को हम देखें तो यह 300 किलोमीटर नेपाल हिमालय देखें तो 800 किलोमीटर जो क्षेत्र है 800 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। और यह जो मध्य हिमालय इसमें विस्तारित है। ठीक है,
800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। काली और तीस्ता नदियों के मध्य में, काली तीस्ता नदियों के बीच में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है और यह हिमालय का सर्वोच्च भाग है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद में जो हमारा चौथा आएगा, जो तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक के बीच मध्य स्थित है हिमालय का जो क्षेत्र, उसको हम कहते हैं असम हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय हो जाएगा? असम हिमालय। असम हिमालय की अगर हम लंबाई देखें तो असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य 720 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तारित है ये। यह हिमालय का सर्वाधिक सकरा भाग है। कौन सा? असम हिमालय। तो ये हमारा क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें हमारी पश्चिम से देखें सिंध नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में मध्य में हिमालय का जो भी क्षेत्र स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रखते हैं पंजाब या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत। सतलज नदी से काली नदी के मध्य में जो स्थित है उसे हम कहते हैं कुमाई हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के अंतर्गत रखते हैं, और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में मध्य में जो स्थित हिमालय का जो क्षेत्र है उसे हम असम हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद में हमारा जो हमने थर्ड डिवीजन किया था हिमालय का, वह देशांतरीय आधार पर किया था। ठीक है, हिमालय का देशांतरीय विभाजन। इसके अंतर्गत हिमालय को पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्व हिमालय में विभाजित किया गया है। अगर हम देखें तो मध्य हिमालय का विस्तार नेपाल में है। पश्चिमी हिमालय सिंध नदी से काली नदी के मध्य और तथा पूर्वी हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य स्थित है। अगर हम बात करें जो देशांतरीय विभाजन हुआ था, या देशांतरीय विभाजन जो हम करेंगे, तो पश्चिम, इसको अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा नेपाल हिमालय है। ठीक है, इसको हम जब देशांतरीय आधार पर करेंगे, इसी के नीचे कर लेते हैं, तो ये जो है नेपाल हिमालय, इसी को देशांतरीय आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं मध्य हिमालय। क्योंकि ये जो विभाजन हिमालय का किया गया था प्रादेशिक आधार पर, पंजाब हिमालय, कुमारी हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, उसके बाद जब भारत के और कई सारे क्षेत्र बने और पंजाब का क्षेत्र हिमाचल में, या उत्तराखंड का जो उत्तर प्रदेश से कर जो कुछ जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, इस तरह से जब इन प्रदेशों में जो है इनके क्षेत्रों में अंतर आ गया, तो असम हिमालय का कुछ क्षेत्र जो है नेपाल हिमालय में आ गया, नेपाल का कुमाई में, इसकी वजह से इसका एक जो है पूर्व पश्चिमी देशांतरीय विभाजन किया गया। देशांतरीय विभाजन में नेपाल हिमालय जो था उसको मध्य हिमालय कहा गया, जबकि सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक, ये जो सिंध से काली नदी तक का जो क्षेत्र था जिसमें पंजाब हिमालय और कुमाई हिमालय आते थे, इस दोनों क्षेत्रों को दोनों को मिलाकर क्या कह दिया गया? पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय कहा गया। और जबकि तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, ठीक, तीस्ता से दिहांग नदी तक के जो क्षेत्र है इसे क्या कहेगा? पूर्वी हिमालय। अब पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी हिमालय की अगर हम, ठीक है, तो ये पश्चिमी हिमालय होगा सिंध नदी से काली नदी तक जो हमारा क्षेत्र है उसे देशांतरीय आधार पर क्या कहेगा? पश्चिमी हिमालय। प्रादेशिक आधार पर देखेंगे तो पंजाब और कुमाई हिमालय आ जाएंगे, ठीक है, और देशांतरीय आधार पर देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय। जो हमारा नेपाल हिमालय था या काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसे प्रादेशिक आधार पर नेपाल हिमालय और देशांतरीय आधार पर मध्य हिमालय कहा गया। उसके बाद में हमारा आ गया तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य जो हमारा प्रादेशिक आधार पर असम हिमालय था, वह देशांतरीय आधार पर जब विभाजन किया गया तो क्या हो गया? पूर्वी हिमालय हो गया। तो ये क्या है?
ये हमारा होगा हिमालय का, मतलब हमने पढ़ लिया हिमालय, जितनी तरह से हमने इसे डिवाइड किया था वो देख लिया। अब अगर हम तुलना कर लेना चाहें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की, तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की तुलना के लिए जो है कई सारे निम्नलिखित बिंदु आ जाएंगे। अगर हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से बिंदु पर जो तुलना की जाती है कि क्या क्या अंतर है पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में। ठीक, तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की तुलना हम अगले कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास अपनी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।